स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पर। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का PIB के वीकली एनालिसिस वाले सेशन के अंदर में स्वागत करता हूं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों जानते हैं कि जो अपना लाइव फाउंडेशन बैच है, बैच नंबर 3, उसकी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 1 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू हुई हैं। अभी सिर्फ 2 दिन की क्लासेस हुई हैं। कब होती हैं? रोज़ शाम को 6 बजे क्लासेस होती हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी के बारे में एक थॉट दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में आपको कोचिंग से हेल्प मिले, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले कर सकता है। इसके अंदर में ये ऐसा इसलिए मैंने कहा क्योंकि जितनी चीज़ें आपको इस कोचिंग के अंदर में यानी कि इस बैच के अंदर में मिलेंगी, वो शायद अगर आप बाहर कहीं पर लेने जाएंगे तो ऑलमोस्ट उसकी 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट मिलेगी। लेकिन यहां पर ये चीज आपको कितने में? मात्र 18,999 रुपए में वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल GS जनरल स्टडीज, जिसके बेसिस पर पूरा का पूरा यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसका पूरा का पूरा कोर्स, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, वो सब कुछ आपको लाइव क्लासेस में कवर कराया जाएगा। आपको प्रीलिम्स के अंदर में जो CSAT एक पेपर होता है वो कराया जाएगा। आपको प्रीलिम्स के एग्जाम आने से पहले क्रैश कोर्स कराया जाएगा। आपको प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो कराई जाएगी। आपको मेंटोरशिप मिलेगी। पूरे साल की तैयारी के अंदर में आपको मेंटोर एलोकेट किए जाएंगे। आपको आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर की वीडियो मिलेंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आप इसमें आज ही एनरोल कर लीजिए, क्योंकि 8 अगस्त से इसके अंदर में एडमिशन क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। कितने रुपए में? 18,999 रुपए में। आप कोड क्या यूज करें? PRT लाइव, आप ये कोड यूज करिए और आपको इसके अंदर में एडमिशन मिल जाएगा। आपको इस वीडियो की अगर PDF चाहिए तो आपके टेलीग्राम चैनल है प्रशांत तिवारी PDF, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप फर्दर मेरे साथ, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली न्यूज अगर देखी जाए तो NIIO का सेमिनार हुआ है, एक स्वावलंबन नाम से, स्वावलंबन नाम का एक सेमिनार हुआ है। देखते हैं उसके अंदर में क्या। स्वावलंबन से आप समझ पाएंगे आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट, उससे रिलेटेड है। तो ये क्या है? तो NIIO यानी कि नेवल इनोवेशन और इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब आप नाम से ही समझ चुकेंगे कि ये एक नेवी की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे डिफरेंट स्फेयर के अंदर में इनोवेशन किया जाए और जिन इक्विपमेंट्स को, जिन डायमेंशंस को, जिन चीजों को हम अभी विदेश से मंगाते हैं, उनको कैसे इंडिजनाइज किया जाए, यानी कि भारत के आधार पर, भारत की तकनीक के आधार पर उसका इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए प्लीज याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया है, 2 दिन का ये सेमिनार था। उसके अंदर में किसका सेमिनार था? प्लीज याद रखिए, NIIO का सेमिनार था। उसके अंदर मोदी जी ने भाग लिया, उसको उन्होंने क्या किया है? एड्रेस किया है। एक बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा कलर का, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही वैसा हो जाएगा, है ना? ठीक है, ये बिल्कुल फिर भी ठीक है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो NIO, वैसे मेरे ख्याल में सबसे पहला वाला कलर ही ग्रीन सबसे बेस्ट है, ठीक है, यही चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये 2 डे का समिट था, जो ये इंगेज करना चाहता था इंडियन इंडस्ट्री को, जहां पर हम डिफेंस सेक्टर के अंदर में सेल्फ रिलायंस की तरफ कैसे आगे बढ़े, वो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा इसके अंदर में बहुत ज्यादा। और यहां पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्प्रिंट। प्लीज याद रखिएगा, स्प्रिंट, स्प्रिंट चैलेंज। स्प्रिंट चैलेंज है क्या? मान के चलिए इंडियन नेवी के अंदर में कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। तो कैसे उसको रिप्लेस किया जाए इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के थ्रू, यानी कि भारत के द्वारा बनी हुई टेक्नोलॉजीज के थ्रू कैसे हम इंडियन नेवी में उसको क्या करें? रिप्लेस करें। उसके लिए क्या है? स्प्रिंट चैलेंज। इसको क्या किया गया है? अनवील किया गया है। किसके द्वारा? PM मोदी जी के द्वारा। ये किसका हिस्सा है? आजादी का अमृत महोत्सव। उसके अंदर में NIIO ने क्या किया है? DIU के साथ में, डिफेंस ऑफ इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है, जहां पर हम क्या करने वाले? 75
टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई करेंगे जो क्या है नेवी के अंदर यूज की जाती हैं, और उनको यानी कि एटलीस्ट 75 न्यू टेक्नोलॉजीज जिनको हम इंडिजिनस कर सकते हैं उसको हम क्या करेंगे इसके अंदर में करेंगे आजादी के अमृत काल के उपलक्ष्य के अंदर में। ठीक है, प्लीज ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो NIAU प्लीज याद रखिएगा, इसके बारे में क्या है नेवल, और ये कब स्थापित हुआ 2020 के अंदर में लॉन्च किया गया था। ये आत्मनिर्भर भारत को बनाने के विजन से किया गया, सेल्फ रिलायंस कैसे लाया जाए डिफेंस के अंदर में उसके लिए किया गया, तो प्लीज याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट अगर आर्टिकल देखा जाए तो डिजी यात्रा, तो डिजी यात्रा से आप क्या समझ रहे हैं? डिजी यानी कि ऑनलाइन डिजिटल, और यात्रा यानी कि ट्रैवल करना। तो कैसे एयरपोर्ट वगैरह को कैसे हम बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस, बिल्कुल डॉक्यूमेंटलेस यानी कि फिजिकल डॉक्यूमेंट के बिना कैसे फीजिबल कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट उसके अंदर में। यानी कि सारे के सारे मतलब आप वहां पर पहुंचे चाहे मतलब आप समझिए कॉन्टैक्टलेस सीमलेस प्रोसेसिंग हो पैसेंजर की एयरपोर्ट के अंदर में, फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू हो जाए, तो इसके लिए इसको लिया गया। तो प्लीज याद रखिएगा किसके द्वारा शुरू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा शुरू किया गया है। ये क्या है? डिजी यात्रा। ठीक है, तो डिजी यात्रा क्या है? ये प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट के अंदर में ये अचीव करने की कोशिश की जा रही है कि कॉन्टैक्टलेस और सीमलेस प्रोसेसिंग कैसे की जाए, किसकी यहाँ पर एयरपोर्ट्स पर। ठीक है, तो ये भी धीरे धीरे अलग अलग एयरपोर्ट्स के अंदर में क्या किया जा रहा है, इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो डिजी यात्रा जो फाउंडेशन है ये एक जॉइंट वेंचर है जिसको 2019 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत में, एक्ट के अंदर में रजिस्टर किया गया। प्लीज याद रखिएगा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कौन कौन से इसके अंदर में शेयर होल्डर कौन कौन से हैं आपके, आप देख सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिल्ली है, हैदराबाद है, मुंबई है, कोची है, सारे के सारे इसके अंदर में। ठीक है, तो पहले फेज के अंदर में आपके 2 एयरपोर्ट्स को क्या है, जैसे वाराणसी और बेंगलुरु, इनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके तहत में यहां पर हम क्या करेंगे, डिजी यात्रा प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो प्लीज याद रखिएगा सारी की सारी चीजें कि ये क्या है आपका जॉइंट वेंचर। अगला जो है गोल, तो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये एक स्कीम है जिसके अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है किसके साथ में, आपके जिसको हम मीटा प्रेजेंटली जिसको हम मेटा जानते हैं, पहले जिसको हम फेसबुक के नाम से जानते थे, उसके साथ टाई अप किया है, जिसके अंदर में क्या किया जाएगा, जो ट्राइबल यूथ है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको डिजिटल अवेयरनेस, डिजिटल एम्पावरमेंट उनका किया जाएगा इस स्कीम के तहत में। प्लीज याद रखिएगा ये यूनिक मिशन है जिसके अंदर में क्या किया जाएगा, यूथ है उनको एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है, ट्राइबल यूथ को। प्लीज याद रखिएगा ये फुल्ली फंडेड है, किसके द्वारा, मीटा के द्वारा फुल्ली फंडेड है। तो प्लीज याद रखिए कोलैबोरेशन का नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि किस किस मिनिस्ट्री और किसके किसके बीच में क्या है, कोलैबोरेशन है, तो याद रखिएगा। तो गोल क्या है, प्रोग्राम किसके बीच में है, आप प्लीज याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मीटा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मीटा, यानी कि जिसको फॉर्मली हम फेसबुक के नाम से जानते हैं, जॉइंट इनिशिएटिव है। तो इसके अंदर में क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर में ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे डिजिटल अवेयरनेस लाई जाए, डिजिटली लोगों को क्या नाम है, जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल यूथ है, उनको कैसे क्या नाम है उनको कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, कैसे उनको एम्पावर किया जाए। ठीक है, 40+ आवर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, 3 कोर्स मॉड्यूल हैं, जैसे आप देखिए कम्युनिकेशन एंड लाइफ स्किल्स, इनेबलिंग डिजिटल प्रेजेंस, और लास्ट में क्या, लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 3 प्रकार के कोर्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लीज याद रखिएगा बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या कि कहीं विदेश से, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आना। अब मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज को आप समझिए, इन्वेस्टमेंट 2 तरीके के होते हैं। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, कुछ चीज सेल परचेज कर लिया, वो इन्वेस्टमेंट हो गया। और एक इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जहां पर आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज कर रहे हैं, कंपनी का सेटअप कर रहे हैं, या फिर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके अंदर में आपने मैक्सिमम शेयर्स परचेज कर लिए, जिससे क्या हो कि आप वहां पर क्या करें, मतलब एफडीआई का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जहां पर फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो यहाँ पर फिजिकल एसेट क्रिएट कर रहे हैं, और एसेट क्रिएट करके अपनी कंपनी को स्टैब्लिश कर रहे हैं और यहां पर फिर काम करने की कोशिश करेंगे, तो एफडीआई। अब भारत हमेशा इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि इंडिया में या विदेश में कहीं पर भी हमेशा एफडीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे बाहर की कोई कंपनी अगर देश में आके हमारे यहाँ पर पूरा सेटअप बनाए, सारी चीजें करे,
तो ये एफडीआई के अंदर में आएगा। ठीक है, तो एफडीआई धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और भारत ने अभी आप देखें 2021 वाले जो उसके अंदर में था, उसके अंदर में हमारे यूएस जो 343.64 मिलियन डॉलर हमारे एफडीआई के अंदर में आया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कैपिटल होता है जो कंपनी के लिए, मतलब कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप एक चीज समझिए, जितना ज्यादा प्राइवेट एंटिटीज की तरफ से अगर पैसा आता है, क्या आता है, अगर पैसा आता है तो ये क्या करता है, ये इनोवेशन को लेकर आएगा, नई नई टेक्नोलॉजीज को लेकर आएगा, नए नए डेवलपमेंट को लेकर आएगा, नए नए स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के अंदर में ग्रेटर इनोवेशन, और साथ में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी होगा। और गवर्नमेंट की काफी समय से कोशिश कर रही है कि कैसे एफडीआई को और ज्यादा अट्रैक्ट किया जाए, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में हम चीजें आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, स्किल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सब चीजों में हमें हेल्प मिल सके। तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा कि एफडीआई को इंक्रीज किया जाए। तो एफडीआई हमारे यहाँ पर बढ़ा है। तो सबसे ज्यादा एक चीज याद रखिएगा, जो फाइनेंशियल ईयर था 2021 वाला, ठीक है, उसके अंदर में हमारे कितना 343.64। तो एफडीआई कहां से आ रहा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है। प्लीज याद रखिएगा, सिंगापुर फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पर कौन है एफडीआई का, अगर शेयर देखा जाए तो किससे, कहां से आ रहा है सबसे सेकंड नंबर पर, कहां से, जर्मनी से। और थर्ड नंबर पर कहां पर, यूएसए से आ रहा है। प्लीज याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, ये देखिए इक्विटी कहां पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में। और सबसे ज्यादा अगर कौन से स्टेट में आया है, सबसे ज्यादा कहां पर, कर्नाटका के अंदर में आया है एफडीआई इक्विटी रिसिप्ट, कहां पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, किस स्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, चले। तो प्लीज याद रखिएगा किस स्टेट के अंदर में सबसे ज्यादा आया है और कहां से, कौन कौन सी कंट्रीज से आया है, ये दोनों चीजें। नेक्स्ट, आप सभी जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स चल रही हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर में भारत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। भारत के बहुत सारे एथलीट उसके अंदर में गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, सिल्वर लेकर आ रहे हैं, ब्रॉन्ज लेकर आ रहे हैं। तो कई बार यूपीएससी के अंदर में लोकेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बर्मिंघम, बर्मिंघम कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर में, यूके के अंदर में है। तो प्लीज याद रखिएगा, वहां पर हमारे ऑलमोस्ट क्या में 215 हमारे एथलीट गए हैं। 19 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन है, यानी कि 19 खेलों के अंदर में हम क्या करेंगे, वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो प्लीज याद रखिएगा, यूके के अंदर में हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम। तो कॉमनवेल्थ गेम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम को ऑफिशियली कैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट है, जहां पर जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं सारे के सारे वो इसमें भाग लेते हैं। कहां पर, बर्मिंघम यानी कि इंग्लैंड में हो रहा है। 28 से लेकर 8 अगस्त तक होगा। इंडिया इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। एक और चीज आपसे कंफ्यूज करने के लिए आपको ये कह देंगे कि इंडिया इंग्लैंड इस टाइम फर्स्ट टाइम इसमें कर रहा है, नहीं, ये क्या है, इंग्लैंड इसको जो होस्ट कर रहा है थर्ड टाइम होस्ट कर रहा है। पहली बार कब हुआ था, लंदन में हुआ था 1934 में, मैनचेस्टर में हुआ था 2002 के अंदर में। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, मोटो क्या है, गेम्स फॉर एवरीवन, ये याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था, 1930 के अंदर में। ठीक है, और हर साल 4 साल के बाद में हो रहा है। एक्सेप्शन क्या है, 1942 और 1946। क्यों, वर्ल्ड वॉर 2, ये एक्सेप्शन के कारण में बाकी हर 4 साल पे ये कॉमनवेल्थ गेम होती है। और भारत, आपको ऑलरेडी पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन, इंडिया की जो मेडल टैली है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारी स्कीम्स चला रही हैं, जैसे खेलो इंडिया प्रोग्राम हो गया, जैसे कई सारे स्कीम्स के तहत में क्या स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है एथलीट्स को, इसलिए प्रोवाइड की जा रही है कि जो नंबर ऑफ मेडल है उससे क्या है, उनको इंक्रीज किया जाए। देखिए एक चीज समझिए, भारत के अंदर में जो ट्रेडिशनली समस्या रही, हम अच्छा परफॉर्म हमेशा करते रहे हैं, लेकिन समस्या क्या रही कि एक तो फंड की बहुत बड़ी समस्या, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी समस्या, और तीसरा क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। इन तीनों की समस्याओं के कारण में हमारा जो खेल के अंदर में जो एक रिप्रेजेंटेशन होता था वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, वो हमेशा कम रहता था, मतलब टैली जीतने में कम रहता था। क्योंकि इसीलिए आपको पता होगा कि अगर एक मेडल भी हम जीत लेते थे तो बहुत ज्यादा खुशी का माहौल बना रहता था। तो धीरे धीरे भारत सरकार इस पर फोकस कर रही है कि कैसे यूथ को अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, कैसे यूथ के लिए ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज लाई जाए, जिससे वो खेल के भी अंदर में भारत क्या करे, उसके अंदर में भी, जैसे इकोनॉमी के अंदर में आगे बढ़ रहे हैं वैसे खेल के अंदर में भी हम आगे बढ़े। ठीक है, अगला जो है, इंडिया और नामीबिया दोनों कंट्रीज के बीच में क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है चीता को रिलोकेट करने से रिलेटेड। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज को याद रखिएगा कि चीता भारत में पहले पाए जाते थे। ठीक है, चीता वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक एशियाटिक चीता होते हैं, ठीक है, और एक अफ्रीकन चीता होते हैं।
एशियाटिक चीता इस समय पर सिर्फ और सिर्फ ईरान में मिलते हैं, ओनली इन ईरान, और ऑलमोस्ट सिर्फ 100 के आसपास में है। और तो ये क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, प्लीज याद रखिएगा। तो भारत के अंदर में लास्ट टाइम जब देखा गया तो 1947 में देखा गया चीता, और 1952 के अंदर में हमने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया के अंदर से क्या हो गया, चीता एक्सटिंक्ट हो गया है, खत्म, मतलब टाटा बाय बाय, चीता है ही नहीं। अब उसके बाद से काफी समय से कोशिश की जा रही है कि भारत के अंदर में चीता को कैसे रीइंट्रोड्यूस किया जाए, कैसे दोबारा से लाया जाए। तो भारत सरकार ने अभी प्रेजेंट टाइम पर नामीबिया की सरकार के साथ में क्या किया है, एक, नामीबिया कहां पर है, अफ्रीका के अंदर में है, अभी मैप पर भी देख लेंगे, तो वहां पर एक डील साइन करी है कि वहां से चीता को रिलोकेट किया जाएगा इंडिया के अंदर। तो इंडिया में कौन से नेशनल पार्क में लाया जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर में दोस्तों एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क, प्लीज याद रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क, वहां पर क्या किया जाएगा, इन चीता को रिलोकेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा। अब नामीबिया को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं, नामीबिया ये रहा। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, इसके आसपास की कंट्रीज अंगोला हो गया, बोत्सवाना हो गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया, वहां से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो वहां से हमने डील को साइन किया है, एग्रीमेंट को साइन किया है, एमओयू साइन हुआ है, जिसके अंदर में हम क्या करने हैं, रिलोकेट करने वाले हैं, रीइंट्रोडक्शन करने वाले हैं, क्या करने वाले, रीइंट्रोडक्शन करने वाले हैं चीता का भारतीय रेंज के अंदर में। तो सबसे पहले कहां पर, कूनो नेशनल पार्क, कहां पर है ये, मध्य प्रदेश के अंदर में है, यहां पर हम क्या करेंगे, चीता को रिलोकेट करेंगे। तो प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये एग्जाम के लिए, स्पेशली मैं सीरियसली बता रहा हूं, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेन गोल क्या है, जिससे हम जो चीता हमारे यहाँ पर जो एक्सटिंक्ट हो गया है उसको कैसे दोबारा से उसको लाया जाए, और ग्लोबल कंजर्वेशन के अंदर में जो एफर्ट है उसके अंदर में धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, किसके अंडर गाइडेंस के अंदर में हो रहा है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंडर में हो रहा है। ये अथॉरिटी किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज डबल स्टार से मार्क कर लो। ठीक है, चले अगली जो न्यूज है वो है विद्या समीक्षा केंद्र। समीक्षा से आप समझ सकते हैं, समीक्षा जो वर्ड है ये देखना, अवलोकन करना या एनालाइज करना। तो एजुकेशन सिस्टम में कहां हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या क्या कमियां हैं, कैसे हैं, उनकी समीक्षा करना। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, विद्या समीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसके अंदर में काफी सारे स्कूल्स, टीचर्स सबके सब एनरोल करेंगे। ये एक सर्विलांस सिस्टम होगा जो ट्रैक करेगा एनरोलमेंट, अटेंडेंस, लर्निंग आउटकम, ड्रॉप आउट, टेक्स्ट बुक डिलीवरी, सारी चीजें किसके अंदर में, स्कूल के अंदर में। प्लीज याद रखिएगा, ये किसके द्वारा बनाया गया है, कहां पर क्या है, किस फ्रेमवर्क के द्वारा, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क के अंदर में किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर में सारी चीज होंगी, इसके अंदर में ऑलमोस्ट मान के चलिए 15 लाख स्कूल होंगे, 96 लाख टीचर्स इसमें एनरोल करेंगे, 26 करोड़ स्टूडेंट्स का सबका क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, पूरे डाटा को समझा जाएगा, जिसके बेसिस पर ये डाटा क्या होगा, फर्दर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर में क्या करेगा, हेल्प करेगा। मान के चलिए यहां से आपको ये पता चलता है कि भैया इस वाले सेक्शन में, इस वाले रीजन के अंदर में बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लड़कियों के ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप थोड़ा सा जाएंगे कि या तो लड़कियां ड्रॉप आउट करके कहां, या तो उनकी शादी कर दी जा रही होगी, या फिर वो किसी काम में लगे होंगे। तो आप वहां के लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज बना सकते हैं, आप स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं किसी रीजन को, किसी एरिया। तो ये सारी की सारी चीजें इससे रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है। अगला जो है एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनी है किस चीज के लिए, कि सी वाटर को कन्वर्ट किया जाए पोर्टेबल वाटर के अंदर में। ये बहुत अच्छी चीज है, इस चीज को समझिए, बहुत लॉजिकल और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। और अभी ये भारत के अंदर में टेक्नोलॉजी बनी। अभी क्या हुआ, लोकसभा में जवाब दिए रहे थे, और हमारे जो मिनिस्टर हैं राज्यसभा के अंदर में जवाब दे रहे थे, अर्थ साइंसेस के जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने जवाब दिया कि भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है, वो भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, कि यानी कि भारत के अंदर हमने कहीं से विदेश से नहीं लिया है, जिसके अंदर में क्या कर रहे हैं, सी वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं पीने लायक पानी के अंदर, पोर्टेबल वाटर के अंदर। ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, प्लीज याद रखिएगा, लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, जिसके अंदर में हम क्या करेंगे, सी वाटर को पोर्टेबल वाटर के अंदर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कहां पर लगाया जा रहा है, लक्षद्वीप के अंदर में लगाया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं, लक्षद्वीप एक छोटा सा आइलैंड है जहां पर जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पानी, वाटर एक बहुत बड़ा स्कैर्सिटी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, बहुत बड़ी इशू हो सकता है। तो वहां पर अगर आप सी वाटर से पीने लायक पानी बना लेते हैं तो बहुत बड़ी चीज है। तो इसको किसने डेवलप किया भारत के अंदर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। तो ये टेक्नोलॉजी, ये जो इंस्टीट्यूट है NIOT, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर में ये काम करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसका नाम याद रखिएगा, LTTD, लो टेम्परेचर थर्मल
डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। अब दरअसल अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो ये काफी सारी जगह पर, वैसे इसको समझ लीजिए कि इसको काफी सारी जगह पर लगाया जाएगा। इसकी टेक्नोलॉजी के लिए जो बयान दिया गया वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लक्षद्वीप पर या आइलैंड में क्यों लगाया जा रहा है, इसके लिए समझना पड़ेगा आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट, वो समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। जनरली ये जैसे ये सी है, तो जनरली आप सभी ने ट्रेडिशनली ये चीज समझते होंगे कि जो जो सरफेस टेम्परेचर होता है, जो सरफेस टेम्परेचर होता है वाटर का सी के अंदर में, वो ज्यादा होता है। सरफेस वाटर पर जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और जब रिलेटिवली आप नीचे जाने लग जाते हैं, कहां पर, नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं इस तरफ, तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। यानी कि इस तरफ पर मान के चलिए, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं ऊपर 20 डिग्री के आसपास है, नीचे मान के चलिए 10 डिग्री 15 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसके अंदर में, इस प्रोजेक्ट के अंदर में इस्तेमाल क्या किया जा रहा है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी उसके अंदर में इस्तेमाल ये किया जा रहा है कि सरफेस वाटर और जो डीप ओशन है इनके बीच का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, आइडियली 15 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, तब हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी में किया क्या जा रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। मान के चलिए यहां पर टैंक है, ठीक, ये चीज समझिए। और आप सभी इस चीज को समझते होंगे, क्या समझते होंगे, ये चीज समझते होंगे कि जहां पर लो प्रेशर होता है, जैसे आप कहीं पर लो प्रेशर क्रिएट, देखिए वैसे तो आप हीट देते जाइए और पानी क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। मान के चलिए आप हीट इतनी देना नहीं चाहते और फिर भी वाटर को क्या है, पानी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा पानी को क्या है, वेपर में कन्वर्ट, भाप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उसको क्या करिए, वहां पर लो प्रेशर में, बिल्कुल लो प्रेशर कर दीजिए उसके आसपास में। तो लो प्रेशर यानी कि वैक्यूम लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दीजिए। तो यहां पर ये समझिए, यहां से पानी को क्या किया गया, इसके अंदर में भेजा गया जो हाई टेम्परेचर वाला है। अब जैसे ये पानी गया रिलेटिवली, यहां पर जो सरफेस वाटर जैसी गया, मान के चलिए आपने इसको जैसे यहां पर भेजा, इतना लो प्रेशर एरिया इसके अंदर में कि ये तुरंत क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा, यानी कि वेपराइज हो जाएगा, वेपर में बन गया। अब क्या किया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाएगा, आप सभी इस चीज को समझते होंगे कि जैसे जो भाप होती है उसको कंडेंस किया जाए, यानी कि दूसरे टेम्परेचर वाले के साथ में अगर उसको लाया जाए तो क्या हो जाता है, पानी बनने लग जाता है वो। जैसे आपने देखा होगा ठंडे पानी को जब आप रूम टेम्परेचर में रख देते हो तो क्या होता है, वहां के आसपास में पानी बनने लग जाता है, नीचे की तरफ में पानी आने लग जाता है, उसको कंडेंसेशन बोला जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाएगा, यहां से, क्योंकि ये गर्म पानी का है, ठीक है, मतलब रिलेटिवली जो टेम्परेचर डिफरेंस है, गर्म पानी यानी कि बॉईल नहीं किया गया, मैं टेम्परेचर डिफरेंस बता रहा हूं। आपने ये कोल्ड पानी जो है, अब इसको आप यहां से पास करेंगे, इसको ले जाएंगे। अब मान के चलिए इसको आपने यहां पर दौड़ाया इस पानी को, तो इसके कांटेक्ट में आने के कारण में जो भाप है ये क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। कौन सा, ये वाला। और जैसे ही वाटर बनेगा दोस्तों, ये जो पानी बनेगा ये क्या होगा, पीने के लिए ये प्योर वाटर रहेगा। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर में कहा गया है कि डिफरेंस कितना होना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए सी वाटर के अंदर और डीप सी के अंदर में। तभी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को हम लगा सकते हैं। और ये कहां पर अभी देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप के कोस्ट के अंदर में ही दिखा है अभी के समय पर, इसीलिए हम क्या है वहां पर इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, आई थिंक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आर्टिकल है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अब आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि कोविड के अंदर में बहुत सारे लोगों की क्या रोजगार चले गए, नौकरियां चली गई। तो एम्प्लॉय यानी कि जो जॉब देते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम का मतलब क्या है, दरअसल जनरली जब आप ESIC के अंदर में किसी को एनरोल करते हैं तो कुछ हिस्सा एम्प्लॉय की तरफ से जाता है और कुछ परसेंट एम्प्लॉयर की तरफ से जाता है। ठीक है, तो सरकार ने ये कहा है कि आप यहां पर लोगों को एनरोल करिए, नौकरी दीजिए, किसे, एम्प्लॉयर को। आप आइए एनरोल करिए और उसको क्या करिए, आप डिजिटाइजेशन उसका करिए, सारी चीजें करिए। और हम क्या करेंगे, जो आपका शेयर होता है ESI के अंदर में, वो 2 साल के लिए क्या करेंगे, हम पे करेंगे। तो इससे क्या है, रोजगार योजना तरीके से एक चलाई गई है। ठीक है, तो प्लीज याद रखिए आत्मनिर्भर। ठीक है, तो ये क्या है, मिनिस्टर ने इसको राज्यसभा के अंदर में मेंशन किया है, ये 2020 के अंदर में लॉन्च किया है, जहां पर इंसेंटिवाइज आप कर रहे हैं किसको, एम्प्लॉयर्स को, कि वो जॉब क्रिएशन करें, न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करें, जो जॉब चली गई उसको दोबारा से रिस्टोर करें और उसको क्या करें, आप रजिस्टर करें, यानी कि उसको क्या करें, फॉर्मलाइज करें, कहां पर, ESI के साथ में। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें। तो इसके अंदर में क्या है, जैसे EPFO हो गया, ESIC हो गया, जैसे EPFO हो गया, EPFO के अंदर में भी फंड कुछ शेयर देना पड़ता है, ESIC के अंदर में भी शेयर देना पड़ता है,
सारी चीजें करनी पड़ती है, तो वहां पर क्या है, गवर्नमेंट उस शेयर को 2 साल के लिए, पीरियड ऑफ 2 ईयर्स के लिए करेगी। ठीक है, क्लियर। वैसे ये ईपीएफओ से रिलेटेड था। ठीक है, हर घर जल, आप सभी जानते हैं कि जल जीवन मिशन, तो हर घर में कैसे पानी नल के द्वारा जाए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का। तो ये ऑब्जेक्टिव क्यों लिया गया, आखिर ऐसा क्या है कि इस ऑब्जेक्टिव को लिया गया, तो उसके पीछे रीजन ये है। आप अगर देश के अंदर में देखें तो सबसे पहली बात तो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ में कि पानी क्या है, कम पानी है, स्कार्स है, ये ऐसा रिसोर्स है जो खत्म हो जाएगा, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, यहां पर अगर पानी पाइप के थ्रू नहीं आता, तो अगर उसकी कोई लिमिट नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो अननेसेसरी उसका क्या है, यूजेज, यानी कि वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज, तीसरी इशू ये भी है यहां पर कि पानी अगर आप बिना पाइप वाला नेचुरल पानी अगर पीते हैं, तो काफी समय पर ये देखा गया कि हमारे यहां पर वाटर जो है कंटेमिनेटेड, और अभी ये रिसेंटली क्या हुआ था, नीति आयोग की रिपोर्ट भी आई थी कि हमारे मैक्सिमम पानी जो है वो कंटेमिनेटेड है, उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रहती हैं। अब उस पानी को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उसके कारण में इश्यू क्या हो जाता है कि हेल्थ के ऊपर में बुरा असर पड़ता है। तो इन सब चीजों को, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए ये टारगेट लिया गया कि 2024 तक हर घर पे हमें क्या करना है, नल से जल पहुंचाना है, नल से जल पहुंचाना है, ये टारगेट लिया गया। तो इसको बोला गया क्या, हर घर जल। प्लीज याद रखिएगा, जल जीवन मिशन के अंदर में इस ऑब्जेक्टिव को लिया गया है। तो याद रखिएगा इसके अंदर में क्या है, 2024 तक हर घर के अंदर में, यानी कि हर रूरल एरिया के अंदर में हमें क्या करना है, नल से पानी पहुंचाना है। प्लीज याद रखिएगा इसको, प्लीज 2 स्टार मार्क कर लो। ये किसकी बात कर रहा है, रूरल एरिया की बात कर रहा है 2024 तक। तो अभी क्या हुआ है, बुरहानपुर जो क्या है मध्य प्रदेश के अंदर में है, वो सर्टिफाई हुआ पहला डिस्ट्रिक्ट जहां पर हर घर जल सर्टिफिकेशन वहां पर दिया गया है कि हर घर तक वहां पर जो है नल से पानी पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब इस चीज को भी समझने की कोशिश करिए कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या। दरअसल आप इस चीज को जानते ही होंगे कि सरकार और सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर में उनको भी सामान की जरूरत होती है, गुड्स की जरूरत होती है, सर्विसेज की जरूरत होती है। तो भारत के अंदर में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने एक काम किया, कहा हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीईएम ओपन करते हैं, जहां पर ये एमएसएमईज क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, और वहां पर ये जो डिपार्टमेंट हैं, पीएसयूज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, ये सबके सब भी क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। अब मान के चलिए किसी को टेबल चाहिए, किसी को रजिस्टर चाहिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे इसके एम्बिट हैं। वो यहां पर क्या करेंगे, अपना कोटेशन डालेंगे कि भाई साहब हमें ये चीजें चाहिए। तो ये एमएसएमई वहां पर क्या करेंगे, फेयर तरीके से अपना डालेंगे कि भाई हम इतने इतने में ये चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी कि वो भी कोटेशन देंगे। और इसके कारण क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी से क्या होगा, चीजें क्या होंगी, प्रोक्योर हो जाएंगी। तो इससे दोनों ऑब्जेक्टिव हो गए, एक एमएसएमई सेक्टर को भी क्या हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, दूसरा यहां पर ट्रांसपेरेंसी आ रही है। वरना ज्यादातर ये देखा गया कि टेंडर में वो जो एलोकेशन है वहां पर क्या होता है, कई प्रकार की धांधलियां भी देखने मिलती हैं, जहां पर अपने वहां पर रिश्वत देना, ये सब चीजें भी इंक्रीज हो जाती हैं। तो इन सब चीजों को रोकते हुए देख क्या किया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीईएम क्या किया, लागू किया, जहां पर एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव, ये तीनों कॉन्सेप्ट यहां पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव क्या लिया है, टारगेट ये लिया है कि 75% जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, पीएसयू हैं, जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, यानी कि कुछ भी खरीद रहे हैं, उसका 75% कहां से, आपका जीईएम से ही वो खरीदेंगे। कब तक, 15 अगस्त तक। और आपके जो फाइनेंशियल ईयर है 2023 जब तक आएगा, यानी कि मार्च 2023 आएगा, तब तक 100% हो जाना चाहिए ये प्रोक्योरमेंट, कहां से, जीईएम के थ्रू। प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को क्या है, प्रोक्योर किया जा सकता है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, क्लियर है, एमएसएमईज और सबके द्वारा। ठीक है, चलें, तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप है जहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी कोशिश की जा रही है इसको इंप्लीमेंट करने की। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन, प्लीज याद रखिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये क्या है, रिसेंटली आयुष के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज को लॉन्च किया है, बाल रक्षा मोबाइल ऐप। तो ये क्या है, ये इन शॉर्ट अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो बच्चों की जो परवरिश है उसके अंदर में कैसे आयुर्वेद को इंक्लूड किया जाए, कैसे आयुर्वेद की जो प्रैक्टिसेस है, जो इंटरवेंशन है, उनको पेरेंट्स में क्या किया जाए, अवेयरनेस की तरह लाया जाए, जिसको वो क्या करें, इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चे की क्या करने, उसकी केयर करने में, उसकी देखभाल करने में, उस चीज के लिए। तो बाल रक्षा मोबाइल ऐप प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। ठीक है, ऐप क्या है,
ये कलेक्ट करेगा, फीडबैक भी कलेक्ट करेगा पेरेंट्स के द्वारा रिगार्डिंग इंपैक्ट ऑफ द किट ऑन देयर चिल्ड्रंस हेल्थ एंड इम्यूनिटी। ठीक है, सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर में अभी आप सभी ने न्यूज सुना ही होगा कि जो हमारे गोल्डन जो बॉय हैं नीरज चोपड़ा जी, उन्होंने क्या किया है, दोबारा से रिकॉर्ड बना दिया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर में सिल्वर मेडल जीता है उन्होंने, हिस्टोरिक है क्योंकि वो सेकंड इंडियन है, प्लीज याद रखिएगा, सेकंड इंडियन है जिन्होंने ये मेडल जीता है। कहां पर? वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर में। और सेकंड मेडल क्या नाम है, इंडियन है, और दूसरे मतलब क्या नाम है, पहले पुरुष हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, दूसरे इंडियन है और पहले पुरुष है, यानी कि इनसे पहले महिला जीत चुकी है। तो प्लीज याद रखिएगा क्या है, ही बिकेम ओनली सेकंड एंड फर्स्ट मेल टू विन मेडल एट वर्ल्ड चैंपियनशिप। कहां पर हुआ ये? यूनाइटेड स्टेट के अंदर में हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो अंजू बॉबी जी जो एक लॉन्ग जंपर हैं, उन्होंने पहली इंडियन थी जिन्होंने क्या किया था, मेडल जीता था, ब्रॉन्ज। कहां पर? वर्ल्ड चैंपियनशिप 2003 के एडिशन के अंदर में, पेरिस के अंदर में। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से हमने आज आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं पीआईबी के। अब कल मैं आपके लिए पीआईबी का 4th वीक का जुलाई का भी जाऊंगा। फिर अगस्त का हम क्या करेंगे, एज इट इज शुरू कर देंगे, हर वीक के एंड में सैटरडे या संडे के दिन कर लिया करेंगे। ठीक है, तो ये कोर्स अवेलेबल है आपके लिए, बैच 3 लाइव है। आप PRT लाइव कोड यूज करिए, 18,999 पे आपको इसमें एक्सेस पूरा का पूरा मिल जाएगा। PDF आपको कहाँ मिलेगी दोस्तों? PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर, प्रशांत तिवारी PDF नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर PDF मिल जाएगी। इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।